हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रिवेंटिव मेजर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स के साथ। लास्ट क्लास में हमने प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग का सब्जेक्ट पढ़ा था। उसमें हमने फायर प्रोटेक्शन के बारे में, डैम्प प्रूफ कोर्स के बारे में एंड टर्माइट प्रूफिंग ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था। और हमने बाकी सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी थी जो हमारी बिल्डिंग की प्रोटेक्शन के लिए वर्क करती हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिवेंटिव मेजर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। Preventive measures and maintenance of building. ये सारे मेजर्स वर्क करते हैं। अगर हम इन छोटे छोटे मेजर्स को अपनी बिल्डिंग में अप्लाई करते रहें तो फिर ये सारे मेजर्स वर्क करते हैं, एक बड़ा फेलियर होने से हमें बचा देते हैं, हमारी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करते हैं एक बड़ा फेलियर होने से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्लोरिंग से। हम हर एक चीज़ का प्रिवेंटिव मेजर डिस्कस करेंगे, लाइक हम फ्लोरिंग का प्रिवेंटिव मेजर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम वुड वर्क का, ग्लास का एंड सैनिटरी अप्लायंसेस का, ड्रेनेज सिस्टम का, वाटर सप्लाई पाइप्स का, सम्प्स का, ओवरहेड का, स्टोन वर्क का, ब्रिक वर्क का, इन सब के जो हम मेजर्स ले सकते हैं इन सारी चीज़ों को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए और इनको मेंटेन करने के लिए, ताकि हमारी बिल्डिंग एक बड़े फेलियर से बच सके। इसलिए हम ये छोटे छोटे मेजर्स अपनी बिल्डिंग में लेते रहते हैं, करते रहते हैं, उनको अप्लाई करते रहते हैं, सो दैट हमारी बिल्डिंग काफ़ी टाइम तक ड्यूरेबल रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे और उसका एस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट दोनों ही बहुत सुंदर दिखे। ओके तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्लोरिंग के साथ। तो हमारी फ्लोरिंग्स में देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग। अगर मैं आपको बताऊं तो मार्बल फ्लोरिंग, टेराजो फ्लोरिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रबर फ्लोरिंग भी आती है जो यूजुअली हमारी जिम्स में यूज होती है। आपको मार्केट में रेडीमेड वो रबर्स की 2x2 की कटी हुई रबर टाइल्स, रबर फ्लोरिंग हम उसको बोलते हैं, वो आपको मिल जाती है। आप अपने जिम में उसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज जिम में हमारे हैवी वेट्स यूज़ होते हैं, इसलिए हम जिम में ऐसी फ्लोरिंग यूज़ करते हैं जो रबर की फ्लोरिंग होती है, क्योंकि उनसे वेट्स को थोड़ा बम्प मिलता है, वो एकदम फ्लोर को डैमेज नहीं करते। अगर हम वेट्स छोड़ देते हैं फ्लोर पर ऐसे भी तो थोड़ा बम्प क्रिएट करती है वो फ्लोरिंग। उसके बाद ऐसी बहुत सारी फ्लोरिंग आती है, मार्बल फ्लोरिंग आती है, टेराजो फ्लोरिंग आती है। मार्बल फ्लोरिंग बहुत ही ज़्यादा रिच लुक देती है, पॉश लुक देती है और बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज होती है। टेराजो फ्लोरिंग आती है। उसके बाद हमारी सीमेंट फ्लोरिंग आती है, लिनोलियम फ्लोरिंग आती है, एक सिरामिक टाइल्स फ्लोरिंग आती है। ऐसे ही हमारी बहुत सारी फ्लोरिंग्स आती है। तो अपनी फ्लोरिंग्स का मेंटेनेंस भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर हम बात करें टेराजो फ्लोरिंग की, अगर आपको नहीं पता टेराजो फ्लोरिंग तो एक बार आप जाएं गूगल पे, अपने गूगल पे जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ अपने गूगल पे सर्च करके देखते रहे। टेराजो फ्लोरिंग की भी आपको इमेजेस मिल जाएंगी, मार्बल फ्लोरिंग की भी, और जितने भी फ्लोरिंग आगे मैं आपको बता रही हूँ उनको आप साथ साथ गूगल करते रहें और आप देख सकते हैं कि कौन से टाइप ऑफ फ्लोरिंग की मैं बात कर रही हूँ। तो अगर हम टेराजो फ्लोरिंग की बात करें तो इसको भी हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे कि अपने घर में हम मॉपिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें से हमें टेराजो फ्लोरिंग को भी मेंटेन करना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं मार्बल फ्लोरिंग की, तो मार्बल फ्लोरिंग को भी हमें मेंटेन करना पड़ता है। अगर उस पर कोई भी स्टेन ऐसा लग जाता है, लाइक उस पर रस्ट का अगर कोई स्टेन लग जाता है या उस पर कोई भी कॉफ़ी का स्टेन लग जाता है, टी का स्टेन लग जाता है, तो मार्बल फ्लोरिंग पे यूजुअली स्टेन रह जाते हैं। तो उसको हम हाइड्रोक्लोरिक साइड से हम उस सारे स्टेन्स को मिटा सकते हैं। एक सॉल्यूशन आते हैं जिससे हम अपनी फ्लोरिंग के स्टेन्स मिटा सकते हैं, उसे मार्बल पे यूज़ कर सकते हैं। सेम गोज विद लिनोलियम फ्लोरिंग, ओके, एंड सेरामिक टाइल्स। ये सब हम इन पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे केमिकल्स हम यूज़ कर सकते हैं इन केस अगर कोई ऐसा हमारे फ्लोरिंग पे दाग लग जाता है जो नहीं छुट रहा, तो उन केसेस में हम लिक्विड एमोनिया भी यूज़ कर सकते हैं। उन केसेस में हम अपने फ्लोरिंग पे ये सॉल्यूशन डाल के उन स्टेन्स को मिटा सकते हैं और अपनी फ्लोरिंग को लॉन्ग लास्टिंग तक एकदम न्यू रख सकते हैं और एकदम ड्यूरेबल बना सकते हैं। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपने वुड वर्क पे। अगर हम बात करते हैं अब डोर्स एंड विंडोज़ के वुड वर्क की, तो वुड वर्क में सिर्फ हमारी ये सारी चीज़ें नहीं आती। अगर हम डोर्स एंड विंडोज़ की बात करते हैं तो उसमें जो हमारे लॉक्स लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत जो हमारा टिम्बर का वर्क हुआ हुआ है, वो सारी चीज़ें हमारे डोर्स एंड विंडोज़ की मेंटेनेंस में आ जाती है। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि अगर आप डोर्स एंड विंडोज़ की मेंटेनेंस अच्छे से नहीं करेंगे जो कि वुड वर्क की बनी हुई है, तो डेफिनेटली वो फिर इतने ज़्यादा, अगर कोई हमारे बाहर के डोर है लाइक हमारी बालकनी के, तो वो डायरेक्ट एक्सपोजर में रहते हैं, रेन के, सनलाइट के, डस्ट के, डर्ट के,
तो इन सब चीज़ों के होते हुए टर्माइट आराम से हो सकती हैं और फिर हमें टर्माइट प्रूफिंग भी करानी पड़ सकती है। तो इससे अच्छा हम रेगुलरली अपने डोर्स को क्लीन रखें और ऐसा कुछ उन पे मॉइस्चर ना आने दें, उनको उन पे ज़्यादा डर्ट ना आने दें, ताकि हम अपने डोर्स को अच्छे से सिक्योर रख पाए। बिकॉज अगर मॉइस्चर जहाँ पे अकर होगा तो आपको पता है वहाँ पे एफ्लोरेंस भी क्रिएट होती है। अगर मैं आपको एफ्लोरेसेंस बताऊँ, सॉरी, अगर मैं आपको एफ्लोरेसेंस बताऊं तो वो उसका मतलब होता है, अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो हमारी लक्कड़ में जैसे फुलावट आ जाती है, ऐसे ही हमारी ब्रिक वर्क में भी फुलावट आ जाती है, स्टोन वर्क में भी फुलावट आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें तब क्रिएट होती है जब हमारे ब्रिक वर्क को, स्टोन वर्क को या वुड वर्क को थोड़ा सा मॉइस्चर मिलता है, मॉइस्चर के साथ उनको डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो इन सब से बचाने के लिए हम अपने वुड वर्क को मेंटेन करते हैं। मेंटेन करने के लिए उन्हें हमें टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए। और अगर ऐसा कोई हमारा वुड वर्क है, लाइक हमारे जो बाथरूम के डोर्स होते हैं, तो उनके बॉटम पे हमें वाटर प्रूफ पेंट कराना चाहिए। जो हमारे पेंट्स वाटर प्रूफ होते हैं उस पर भी हमें पुट्टी अप्लाई करनी चाहिए, ग्लेसिंग पुट्टी जो आती है वो हमें अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट हमारे डोर्स नीचे से खराब ना हो, नीचे से वो ड्यूरेबल रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो ये सारी चीज़ें हम अपने वुड वर्क के साथ अप्लाई कर सकते हैं। देन कम टू ग्लास। अगर हम ग्लास पे आते हैं तो अगेन आजकल तो मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर जो हमें मिल जाते हैं ग्लास के लिए, उनको हमें अप्लाई कर सकते हैं और उन सारी चीज़ों को अप्लाई करके हम अपने ग्लास को क्लीन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप नॉर्मली विनेगर भी ले सकते हैं अपने घर में और विनेगर से अपने ग्लास को क्लियर कर सकते हैं। ग्लास का बस आप अगर ये हैक ट्राई करेंगे कि लाइक ये दो साइड्स हैं ग्लास की, फ्रंट वाली बैक वाली, एक साइड को आप हॉरिजॉन्टली न्यूज़पेपर से स्क्रैप करें और दूसरी साइड को आप वर्टिकली न्यूज़पेपर से स्क्रैप करें, तो आप देखिएगा कि आपकी ग्लास की मेंटेनेंस काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। और अगर आप टॉप टू बॉटम उसे इसी मेथड से क्लियर करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर लगेगा और ग्लास आपका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। आजकल तो वैसे भी डिफरेंट सॉल्यूशंस आपको मार्केट में अवेलेबल हो ही जाते हैं, बट जस्ट इन केस अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप विनेगर के साथ या फिर आप लिक्विड एमोनिया के साथ अपने ग्लास को इजीली क्लीन कर सकते हैं। देन हम आ जाते हैं वाटर सप्लाई सिस्टम पे। अगर हम वाटर सप्लाई सिस्टम्स की बात करते हैं तो वाटर सप्लाई सिस्टम के बारे में हम जब सोचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ जाती है, जैसे हमारे सम्प्स एंड हमारे ओवरहेड टैंक, सम्प्स एंड ओवरहेड टैंक। ओके, तो सम्स हमारे होते हैं आपकी सोसाइटी में, अगर आप किसी सोसाइटी में रहते होंगे वहां पे आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी सी एक टैंकी जिसे आप कह सकते हैं, उसे हम सम्प कहते हैं, ठीक है। उस सम्प से सारे फ्लैट्स में आप कह सकते हैं सारे घरों में पानी प्रोवाइड होता है। और ओवरहेड टैंक तो आपको पता ही है, जो हमारे घर के ऊपर एक एक ओवरहेड टैंक लगा होता है। तो अगर हम वाटर सप्लाई मेंटेनेंस की बात करें तो हमारे सम्स और हमारे ओवरहेड टैंक एकदम क्लोज होने चाहिए, बिल्कुल भी ओपन नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर वो ओपन हो तो उनके अंदर मॉस्किटोज हो जाएं, वो हमें बहुत सारी डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। टाइम टू टाइम वो केमिकल से क्लीन होते रहने चाहिए, ओके। और उनमें ऐसा ना हो क्योंकि जहाँ पे वाटर की बात आ जाती है ना, तो सबसे पहले फंगस और एल्गाई हमारे दिमाग में आ जाती है। अगर कहीं पे भी ऐसी कोई कंडीशंस हो रही हैं हमारे सम्स के साथ या हमारे ओवरहेड के साथ कि वो अनहाइजीनिक कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं, तो वही पानी साथ साथ हमारे घर में आ रहा है और वो हमें भी डिजीजेस कॉज करेगा। तो इसलिए अपने सम्स और ओवरहेड टैंक को हमें हमेशा क्लोज करना चाहिए, टाइम टू टाइम उन्हें क्लीन करते रहना चाहिए केमिकल से, ओके। तो सम्स और ओवरहेड की मेंटेनेंस आप ऐसे कर सकते हैं। देन कम्स हमारी सैनिटरी अप्लायंसेस। तो जब हम सैनिटरी अप्लायंसेस की बात करते हैं, अगेन सैनिटरी अप्लायंसेस में हमारे कमोड आ जाता है, WC आ जाता है, प्लस हमारा बेसन आ जाता है, वॉश बेसिन, ओके। तो इन सब की अगर हम बात करें तो इसको भी हम क्रिएट कर सकते हैं, इसको भी हम क्लीन कर सकते हैं। किसी भी अगर आप इसको वेट क्लोथ से भी क्लीन कर सकते हैं और इस पे जो छोटे मोटे स्टेन लग जाते हैं उसको भी आप लिक्विड अमोनिया से क्लीन कर सकते हैं, वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। और अगर आप वेट क्लोथ से डेली इनको साफ भी करेंगे तो वो भी बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं आपके बेसिन और WC, बिकॉज वो कहीं ना कहीं टाइलिंग ही होती है, ओके। तो ग्लेजिंग ही होती है वो, तो बहुत ईजिली क्लीन हो जाती है अगर आप वार्म वेट क्लोथ से उसको क्लीन करेंगे। साथ साथ अगर आप लिक्विड एमोनिया यूज करते हैं तो वो सारे टाइप्स ऑफ स्टेन्स आपके मिटा देता है। तो ऐसे आप अपने सैनिटरी अप्लायंसेस को मैनेज कर सकते हैं। देन कम्स आवर ड्रेनेज सिस्टम। आपकी बिल्डिंग में जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है आप प्लीज उनको टाइम टू टाइम चेक करते रहें। उनमें अगर आपका ऐसा कोई भी ड्रेनेज सिस्टम है जो आपका ब्लॉक है तो वो बहुत ही ज्यादा स्मेल क्रिएट कर सकता है, ठीक है, वो डिजीज क्रिएट कर सकता है, आपके घर के लिए अनहाइजेनिक कंडीशंस क्रिएट कर सकता है। तो मेक श्योर कि आपके घर में जितने भी ड्रेनेज सिस्टम्स है या जितने भी ड्रेनेज है दैट ऑल आर इन वर्किंग कंडीशन, सब वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। आप टाइम टू टाइम उन्हें
पानी डाल के देखते रहिए, ये सारी चीज़ें आप चेक करते रहिए और उनको टाइम टू टाइम क्लीन कराते रहिए विद केमिकल्स। ओके, तो आपकी ड्रेनेज सिस्टम भी मेंटेन रह सकती है, बिकॉज अगर ड्रेनेज सिस्टम अगर आपकी ब्लॉक होगी तो घर में बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक कंडीशन और स्मेल क्रिएट हो जाती है। देन कम्स फिटिंग जो हमारी आ जाती है घर के अंदर, वेस्ट वाटर पाइप्स, ट्रैप्स एंड ये सारी चीज़ें, इनको भी हमें बहुत ही अच्छे से चेक करते रहना चाहिए। टाइम टू टाइम हमें केमिकल के साथ उनको क्लीन करते रहना चाहिए, बिकॉज फंगस और एल्गाई ऐसी चीज़ में बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है एंड विच क्रिएट्स अनहाइजीनिक कंडीशंस फॉर द ऑक्यूपेंट्स हु आर यूजिंग द स्पेस। देन कम्स कि हमारी गली एंड मैन होल्स। अगर हम गली और मैन होल्स की बात करें, जब हमारा रेनी सीजन आता है तो सबसे पहले हमारी ब्लॉकेज होती है गली एंड मैन होल्स की। सबसे पहले आप रेनी सीजन स्टार्ट होने से पहले या जब भी आपको लग रहा है कि वाटर ज़्यादा हो गया है तो उस टाइम पे भी आप उसको क्लीन करा सकते हैं। आप कराते भी होंगे काफ़ी, वैसे तो नॉर्मली गवर्नमेंट आजकल सर्वेंट ही आ जाते हैं उसको क्लीन करने के लिए। ओके, तो वो सारी मेंटेनेंस भी आपको टाइम टू टाइम देखते रहने हैं। देन कम टू पेंट वर्क। अगर हम पेंट वर्क की बात करें, मेंटेनेंस इन पेंट वर्क। ओके, तो पेंट वर्क एक तो हमारा वाटरप्रूफ पेंट भी आता है जिसको हम टाइम टू टाइम क्लीन कर सकते हैं, और इससे पहले कि हमारा पेंट चैप होना शुरू हो, यानी कि हमारा पेंट छूटना शुरू हो, उससे पहले हमें उसको रीपेंट करा देना चाहिए, बिकॉज वो हमारे घर के आउटलुक में भी बहुत गंदा लगता है और वो भी थोड़ी अनहाइजीनिक कंडीशन क्रिएट कर देता है। बिकॉज चैप हमारा पेंट तब यूजुअली होने लगता है अगर उनको कहीं से मॉइस्चर मिल रहा है या फिर डायरेक्ट सन एक्सपोजर मिल रहा है, डायरेक्ट मॉइस्चर हमारे पेंट वर्क को मिल रहा है। यूजुअली वाटरप्रूफ पेंट्स आप करा सकते हैं जिसको आप वेट वार्म क्लोथ से वाइप करेंगे तो उस पे से सारे स्टेन्स मिट ही जाते हैं। बट अगर कभी भी आपका पेंट चैप होना शुरू हो तो उसको आप सोडा से भी वो क्लीन हो जाता है, लिक्विड अमोनिया से भी आपका पेंट यूजुअली क्लीन हो सकता है। अगर उस पर कोई रस्ट के निशान हो गए हैं, कोई जंग जिसे आप कहते हैं जंग के निशान हो गए हैं, तो वो भी आप सोडा से या लिक्विड अमोनिया से क्लीन कर सकते हैं। और वाटरप्रूफ पेंट्स तो हमारे आते ही हैं, अगर इन सब चीज़ों से भी क्लीन नहीं होता तो वेट वार्म क्लोथ से आपका पेंट से कोई भी रस्ट, कोई भी स्टेन ईजिली क्लीन हो सकता है और उसको चैप होने से पहले पहले आप अपना दोबारा से पेंट वर्क करा लें। देन कम्स टू ब्रिक वर्क। अब ब्रिक वर्क में हमारी दो चीज़ें होती है, दैट इज सेम गोज विद द स्टोन वर्क ऑल्सो। ठीक है, रीपेंटिंग, ठीक है, इज दिस विजिबल टू यू? रीपेंटिंग एंड रीपॉइंटिंग, रीपॉइंटिंग। नाउ व्हाट इज रीपेंटिंग एंड रीपॉइंटिंग? सबसे पहले अगर हम ब्रिक वर्क की मेंटेनेंस की बात करते हैं, छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं या हमारी जो, देखिए जैसे ये आपकी ब्रिक वर्क है, ओके, यहाँ पे आपको आपका मोटार शो होता है जो आपकी फीलिंग हुई है ब्रिक वर्क को मैनेज करने के लिए। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ तो ये आपको विजिबल हो जाएगा। ओके, ये आपके ब्रिक वर्क होते हैं, ठीक है। इसमें से यहाँ से आपको ये जॉइंट्स दिखते हैं जिसमें आपका मोटार फिल हुआ होता है, सीमेंट जिसे आप कहते हैं वो आपका फिल हुआ होता है, ठीक है। यूजुअली वो मोटार होता है, सीमेंट कंक्रीट का मिक्सचर होता है, सीमेंट कंक्रीट रोडी एंड बदरपुर का मिक्सचर होता है जो आपका यहाँ पे फिल होता है, एंड ये आपकी ब्रिक्स होती हैं। अब ये जो आपका मोटार फिल हुआ होता है इस पे हमारा वर्क होता है रीपॉइंटिंग का। रीपॉइंटिंग का वर्क हमारा होता है, वो नॉर्मली एक मशीन से किया जाता है, मशीन ड्रिल मशीन जैसी आपकी होती है, वैसा सा उसका कुछ लुक होता है। आप एक बार गूगल करके ट्राई कर सकते हो कि रीपॉइंटिंग ऑफ ब्रिक्स, तो वो आपको अपने आप वो मशीन शो हो जाएगी जिससे हमारी रीपॉइंटिंग होती है। रीपॉइंटिंग भी हमारी डिफरेंट टाइप्स की होती है, डिफरेंट पैटर्न्स की होती है, वो डिपेंड करता है कि आपको अपनी वॉल को कैसा लुक देना है। वो हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, रीपॉइंटिंग का टॉपिक हमारा इस टॉपिक में हम नहीं पढ़ेंगे, बट रीपॉइंटिंग हमारी होती है। एंड कभी कभी जो हम रीपॉइंटिंग अपनी शेप देते हैं, ये जो हमारे जॉइंट्स होते हैं इसको हम शेप देते हैं, वो हमारी शेप भी खराब हो जाती है हैवी रेन की वजह से, फ्रीजिंग की वजह से, ज़्यादा गर्मी की वजह से वो हमारी शेप्स खराब हो जाती है। उनमें अगर कोई हमारा कोई भी क्रैक है, अगर हमारा क्रैक 1.5 mm से कम का है तो फिर हम उसको नॉर्मली पुट्टी डाल के भी हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर हमारा क्रैक उससे ज़्यादा है तो फिर हमें उसमें वापस से
सीमेंट कंक्रीट का मिक्सचर डालना पड़ता है। तो दिस कम्स अंडर रीपॉइंटिंग। इन सारी चीज़ों को हम रीपॉइंट करते हैं और आप कह सकते हैं कि एकदम सिमेट्रिकल बनाते हैं, जो हमारा व्यू अच्छा बनाती है। अब आपकी ब्रिक लगी हुई है, साथ में आपकी उनकी जॉइंट्स की जो लेयरिंग दिख रही है वो अगर एक शेप में दिखे, अच्छी तरह दिखे, तो उसका आउटलुक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। उस केस को हम रीपॉइंटिंग कहते हैं। ओके, अगर क्रैक ज़्यादा हो जाते हैं, 1.5 mm से ज़्यादा के क्रैक होते हैं, तो वो नॉर्मल पुट्टी से हमारे पुट्टी की हम उसमें फिलिंग कर देते हैं, नॉर्मल पुट्टी जो हमारी मार्केट्स में अवेलेबल होती है। और अगर उससे ज्यादा की क्रैक है देन हमारा उसमें वापस से मोटार फिल होता है। व्हाट इज मोटार, वो मैंने आपको एक बार प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है। रोडी, बदरपुर एंड सीमेंट का मिक्सचर होता है मोटार, जिनसे ब्रिक्स हमारी लेयर की गई हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम रीपेंटिंग पे। अच्छा, कभी कभी हमारी ब्रिक्स में फुलावट भी आ जाती है, सेम गोज विद द स्टोन वर्क। अब वो क्यों आ जाती है? क्योंकि हैवी रेन की वजह से, फ्रीजिंग की वजह से और मॉइस्चर की वजह से आ जाती है। तो उसको भी हम स्क्रैप करके, हम अगर किसी भी मटेरियल से उसको स्क्रैप करें, ओके, तो वो हमारी फुलावट भी मिट सकती है, मतलब वो स्क्रैप हो जाती है अच्छे से, एंड देन उसके ऊपर हम रीपेंट कर सकते हैं। तो रीपेंटिंग एंड रीपॉइंटिंग गोज विद द स्टोन वर्क एंड ब्रिक वर्क। उसके बाद अब हम आगे आ जाते हैं रिमूवल ऑफ स्टेन्स फ्रॉम द स्टोन वर्क। तो अगेन लिक्विड एमोनिया से आपके कोई भी स्टेन रिमूव हो सकते हैं। एक हमारा ऑक्सैलिक एसिड आता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ऑक्सैलिक एसिड से भी आप अपने स्टोन वर्क के सारे स्टेन्स मिटा सकते हैं, बिकॉज स्टोन्स पे यूजुअली ज़्यादा स्टेन लगता है रादर देन ब्रिक। ब्रिक उतना स्टेन नहीं, ब्रिक से ऑलरेडी वाटर से भी नॉर्मली स्टेन मिट जाता है, बट स्टोन वर्क पे आपका स्टेन थोड़ा ज़्यादा देर के लिए रह जाता है, तो इसलिए उसको आप ऑक्सैलिक एसिड से रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे प्रिवेंटिव मेजर्स थे, और सेम गोज विद रीपेंटिंग एंड रीपॉइंटिंग गोज विद द स्टोन वर्क ऑल्सो। तो ये हमारे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स थे जो आज हमने देखे। प्रिवेंटिव मेजर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, फ्लोरिंग को मेंटेन करने के लिए, सैनिटरी अप्लायंसेस को, उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम को, ब्रिक वर्क को, स्टोन वर्क को, ग्लास को, वुड वर्क को मेंटेन करने के लिए हमारे कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जो हम अपनी बिल्डिंग में अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये छोटे छोटे मेजर्स हम अपनी बिल्डिंग में अप्लाई करते रहे टाइम टू टाइम, तो फिर वो एक बड़े फेलियर से हमें बचा सकती है। प्लस बड़े फेलियर की भी बात नहीं, अगर आप ये सारी चीज़ें अपनी बिल्डिंग में टाइम टू टाइम अप्लाई करते रहेंगे, ये प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाई करते रहेंगे, तो आपकी बिल्डिंग काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, काफ़ी ड्यूरेबल रहेगी, और उसका जो आउटलुक है वो काफ़ी टाइम तक, ईयरली तक आपका, काफ़ी टाइम तक, ईयर्स टू ईयर्स तक आपका उसका आउटलुक सेम ही रहेगा, एंड दैट विल लुक वेरी गुड इन योर एस्पेक्ट ऑन प्रोस्पेक्ट। आपका बिल्डिंग का बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स थे जो हमने पढ़े थे। लास्ट क्लास में हमने प्रोटेक्शन ऑफ मेजर्स पढ़े थे, वो भी कहीं ना कहीं ये दोनों कनेक्टेड टॉपिक ही है। जैसे कि अभी आपने वुड वर्क में देखा, मेंटेनेंस ऑफ वुड वर्क में, अगर हम मेंटेनेंस ऑफ वुड वर्क की बात करें तो वो हमें यही बताते हैं कि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और डायरेक्ट सन का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, डर्ट नहीं होना चाहिए, डस्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर वो सारी चीजें हो जाती हैं तो टर्माइट के चांसेस होते हैं हमारे वुड वर्क में, और जब टर्माइट के चांसेस होते हैं तो टर्माइट प्रूफिंग हमने प्रीवियस टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ठीक है, अगर हम पेंट वर्क की बात करें, उसको अगर हम डायरेक्ट एक्सपोजर में छोड़ देते हैं, वाटर उस पर मॉइस्चर आ जाता है या उस पर डर्ट आ जाता है, तो डैम्पिंग क्रिएट हो सकती है। डैम्पिंग क्रिएट होगी तो हमने डीपीसी के बारे में प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा हुआ है, डैम्प प्रूफ कोर्स को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी बिल्डिंग में। ओके, सो दीज आर सम प्रिवेंटिव मेजर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग जो हमें टाइम टू टाइम अपनी बिल्डिंग में मेंटेन करके रखनी चाहिए।